जय हिंद साथियों। हमने इसके पहले के जो वीडियो बनाया था उसमें था प्रकाश के अपवर्तन संबंधित। प्रकाश का अपवर्तन क्या है, कैसे होता है, क्या नहीं, ये सब कुछ मैंने उस वीडियो में बता रखा था। हम उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। आज जो हम आपको टॉपिक पढ़ाने वाले हैं वो है प्रकाश के परावर्तन का। प्रकाश का अपवर्तन सेकेंड पार्ट। प्रकाश के अपवर्तन का सेकेंड पार्ट है और इस सेकेंड के पार्ट में हम ये समझेंगे कि प्रकाश के अपवर्तन में जो भी घटनाएं होती हैं वो क्यों होती हैं और क्या कारण है। जैसे आप लोगों ने सीखा था और जाना था कि अपवर्तन का मतलब होता है, अपवर्तन का मतलब है कि जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, यानी अपने मार्ग से हट जाती है, अपना मार्ग बदल देती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। लेकिन समस्या इस बात की है कि प्रकाश का अपवर्तन होता क्यों है, ये भी कारण है। तो प्रकाश का अपवर्तन होता क्यों है, इस कारण को समझने के लिए अपवर्तन के क्या कारण है। तो प्रकाश के अपवर्तन का मुख्य कारण हम समझते हैं। तो प्रकाश का अपवर्तन यह है, चूंकि आपको पता है कि प्रकाश की विभिन्न माध्यमों में अलग अलग चाल होती है। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में अलग होती है, जैसे कांच में अलग होगी, वायु में अलग होगी, जल में अलग होगी, बेंजीन है उसमें अलग होगी, कार्बन डाइऑक्साइड का जो अवयव है उसमें अलग होगी। वो इन सारी चीजों में अलग अलग होती है किसकी, प्रकाश की चाल। तो प्रकाश की चाल जब विभिन्न माध्यमों में कैसी होती है वही सब कुछ हम समझते हैं कि ये कारण में कैसे समझाया जाएगा। तो प्रकाश के अपवर्तन का जो मुख्य कारण है वो है प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल ही प्रकाश का अपवर्तन का मुख्य कारण है, क्योंकि जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से पारदर्शी माध्यम 1 से पारदर्शी माध्यम 2 में प्रवेश करती है, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो देखिए माध्यम 1 क्या है, मान लीजिए माध्यम 1 कुछ और है, तो कोई मान लीजिए माध्यम 1 को 1 मान लेते हैं और सेकंड को सेकंड मान लेते हैं। तो एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो इसके चाल में परिवर्तन हो जाता है। जैसे अगर हम कहें कि यह माध्यम विरल है या यह माध्यम सघन है, तो विरल माध्यम की अपेक्षा सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है। विरल माध्यम की अपेक्षा सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है, जिसके कारण यह सीधे न जाकर के अभिलंब की ओर झुक जाती है। इसके कारण यही है ना कि जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे के पारदर्शी माध्यम में जाता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब यह घटना प्रकाश का अपवर्तन हो गई, और दिक्कत क्या है, देखिए प्रकाश का अपवर्तन जो होता है प्रकाश की चाल पर डिपेंड करता है। विरल में प्रकाश की चाल आपको पता है, निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो जब विरल से सघन में जाती है, क्योंकि सघन में उसकी चाल घट जाती है, और जब चाल घटेगी तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। और यही प्रक्रिया जब उल्टी होती है, यानी जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो प्रकाश उसकी बढ़ जाती है, उसकी चाल बढ़ जाती है, और चाल बढ़ने के कारण वह अभिलंब की ओर न झुक करके अभिलंब से दूर हटती हुई सीधा निकल जाती है। तो ये रहा प्रकाश का अपवर्तन कि किन कारणों पर प्रकाश का अपवर्तन डिपेंड करता है। ये रहे कारण जिस पर प्रकाश का अपवर्तन डिपेंड करता है। अब जैसे हम आपसे बात करें कि प्रकाश का जो माध्यम होता है विरल और सघन और विरल का हम बार बार चर्चा कर रहे हैं। तो सघन और विरल किसको कहते हैं, तो देखिए सघन माध्यम एवं जो विरल माध्यम है, सघन माध्यम एवं विरल माध्यम, मुख्य बात ध्यान दीजिएगा, किसी भी पदार्थ की जो सघनता एवं विरलता होती है, पदार्थ की जो सघन हो या विरल हो, वो उसके पदार्थ उसके बनावट यानी उसमें कितना पदार्थ लगा हुआ है उस पर डिपेंड करता है। जैसे आपसे अगर कहे जाए कि शहद और पानी में सघन क्या है, तो सब लोग कहोगे शहद। क्यों, क्योंकि इसके बनावट में जो अणु है वो बहुत पास होने के कारण यह सघन है और यह विरल है। तो इस तरीके से जब सघन और विरल है, यहाँ पर सघन और विरल बनावट के आधार पर नहीं बनाया गया है कि हाँ ये सघन है या विरल है। यहाँ पर विरल और सघनता को प्रकाशिक विरलता और प्रकाशिक सघनता के आधार पर बांटा गया है। प्रकाशिक सघनता और प्रकाशिक विरलता क्या है, तो देखिए प्रकाशिक सघनता एवं प्रकाशिक विरलता जो है, प्रकाशिक सघनता एवं प्रकाशिक विरलता जो है ये डिपेंड करता है कि किस माध्यम प्रकाश की चाल कितनी ज्यादा है। जैसे वायु और जल का हम उदाहरण लेते हैं, तो वायु में प्रकाश की चाल अधिक होती है, जल में प्रकाश की चाल वायु की अपेक्षा कम होती है।
अब ऐसे ही जल और कांच में लेते हैं, तो जल और कांच में, जल में प्रकाश की चाल कांच की अपेक्षा अधिक होती है। अब ऐसे ही हम ले लेते हैं पानी और केरोसिन ऑयल ले लेते हैं, केरोसिन ऑयल। अब देखिए पानी और केरोसिन ऑयल यह एक एक्सेप्शन के रूप में, यह एक अपवादी तौर पे है, क्योंकि पानी और केरोसिन के ऑयल में, पानी का और केरोसिन ऑयल में, इन दोनों में अगर देखा जाए तो केरोसिन ऑयल मिट्टी का तेल जिसको बोलते हैं, इसको घासलेट भी बोलते हैं, ये घासलेट जो होता है ये पानी की अपेक्षा कम सघन होता है, तो पानी की अपेक्षा ये कम सघन होता है, इसीलिए पानी से कम चाल होती है किसकी, तो केरोसिन ऑयल में पानी से कम की चाल होती है किसकी, केरोसिन ऑयल में प्रकाश की चाल पानी की अपेक्षा कम होती है। इसलिए इन दोनों की अगर बात करें तो यह जो है यह एक सघन माध्यम हो जाएगा केरोसिन, और पानी विरल माध्यम हो जाएगा इन दोनों को लेकर के। तो यही है प्रकाशिक सघनता और प्रकाशिक विरलता, यही इस पर डिपेंड करती है। जैसे इससे कुछ उदाहरण ले लेते हैं कि ये जो प्रकाश के अपवर्तन है ये हमें कहाँ पर देखने को मिलते हैं, किस घटना पर हम समझेंगे कि यहाँ पे प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है, या किस घटना पर समझेंगे प्रकाश का अपवर्तन नहीं हो रहा है। तो प्रकाश के अपवर्तन की घटना को समझने के लिए सबसे मुख्य बात यह है कि जैसे हमें पता है पॉइंट नंबर 1 कि गिलास और जल ले लीजिए भैया, गिलास और पानी में हम देखते क्या है कि जब पानी से भरी गिलास में हम बाहर से प्रकाश डालते हैं, जैसा कि मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था कि पानी से भरी गिलास में जब हम बाहर से कोई छान डालते हैं तो बिल्कुल तिरछी हो जाती है, तिरछी हमको प्रतीत होती दिखाई देती, जबकि वास्तव में तिरछी नहीं हो जाती है, गिलासिया में जाते बराबर टेढ़ हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल वो होता क्या है कि अगर आप प्रकाश की किसी भी किरण को, प्रकाश की किरण को यदि आप गिलास में डालते हैं, पानी से भरी गिलास में, तो होता यही है कि वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। ये हमसे स्पष्ट होता है कि यहाँ अपवर्तन हो रहा है, यहाँ पर अपवर्तन हो रहा है। और दूसरी की बात ध्यान रखिएगा, ये जो दूसरी बात है तारों का टिमटिमाना, आप बहुत अच्छे जानते होंगे तारों का टिमटिमाना, तो तारों का टिमटिमाना रात में देखिए तारे हमेशा टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। क्यों टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं तारे? इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि जब ऊपर की ओर, जितना ही ऊपर की ओर हम लोग जाते हैं, ऊपर की ओर जाने पर वहां पर उपस्थित जो अपवर्तनांक की मात्रा होती है, अपवर्तनांक हम आपको बताएंगे क्या है, जो अपवर्तनांक की मात्रा होती है वाल के, ये घटती चली जाती है, और जब कम होती चली जाती है जिसके कारण से वहां से निकलने वाली प्रकाश किरण हमारी आंखों में स्पष्ट ना करके रुक रुक करके आती है, जिससे हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है। तीसरी कंडीशन आती है, तीसरी कंडीशन यही है कि सूर्यास्त, सूर्यास्त आप लोग जानते हैं, सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय, सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का अपनी वास्तविक समय से पहले दिखाई देना या वास्तविक समय से बाद में दिखाई देना, यही है किसी कारण होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अच्छा क्यों होता है, अगर यही बात करी जाए तो ध्यान दीजिएगा कि जमीन से, यानी जमीन से, धरातल से, जमीन से ऊपर की ओर जाने पर ये जो वायु का अपवर्तनांक है, वायु का अपवर्तनांक है, यह घटता है। यह क्या होता है? घटता है, जिसके कारण से सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय, सूर्यास्त में सूर्य डूबने के बाद भी हमें दिखाई देता है, और सूर्योदय में सूर्य उगा नहीं रहता तब पर भी हमको दिखाई देने लगता है कि हाँ सूर्य उग रहा है। और इसके बाद देखिए, जैसे और वाली चीज, जैसे आप स्विमिंग पूल देखिए, स्विमिंग पूल आप लोगों ने देखा होगा, गांव में बहुत कम लोग देखते हैं, लेकिन शहरों में स्विमिंग पूल दिखते हैं। तो जो स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल मानते हैं जो बड़े बड़े पार्कों में अच्छे स्थानों पर लगा रहता है, छोटा सा पोखर मतलब तालाब बना देते हैं, उसमें लोग जाकर के अपना स्नान ले करते हैं, डुबकियां मारते हैं, तो वही स्विमिंग पूल। तो स्विमिंग पूल में अगर आप कभी गौर करिए तो ऐसा लगता है कि ज्यादा गहरा नहीं है। क्यों लगता है? क्योंकि वहां प्रकाश का अपवर्तन ही है, वो वास्तविक स्थिति से हमको बहुत कम गहरा दिखाई देता है। तो यहाँ भी प्रकाश का अपवर्तन का मुख्य कारण हो जाएगा। फिर थर्ड कंडीशन पे आ जाती है, जैसे कोई तालाब हो या आप स्विमिंग पूल को आप लोग समझ लिए हैं। अब इसे मुख्य बात क्या आ जाती है, आप एक कटोरा ले लीजिए, इस कटोरे में एक सिक्का रख दीजिए, ठीक है, इस कटोरे में एक सिक्का रख दीजिए। अभी खाली कटोरा रख दीजिए, आप यहाँ से अपने आप को, इस कटोरे को देखिए, अपने आप को यहाँ से इस कटोरे को देखिए, तब तक देखिए जब तक यह सिक्का आपको दिखाई देता है, तब तक आप उसको देखते रहिए। जब दिखना बंद हो जाए तो आप वहीं पर रुक जाइए, तब इसमें किसी से कहिए कि पानी डालिए। जैसे आप पानी डालने को कहेंगे तो होगा क्या कि जैसे जैसे सब पानी
पानी इस कटोरे में रखा जाएगा, जैसे जैसे पानी इस कटोरे में आएगा वैसे वैसे हमें सिक्का आभासी स्थिति से ऊपर दिखने लगेगा। ऊपर जब दिखने लगेगा तो हमें ये समझ में आ जाएगा, ये समझ में आता है कि सिक्का था कहाँ पर, उस कटोरे की तली पे था। सिक्का उस कटोरे की तली में था, लेकिन जब पानी डाला गया तो धीरे धीरे ऊपर की ओर उठता हुआ प्रतीत होने लगा, जबकि हो नहीं रहा है, सिर्फ प्रतीत हो रहा है। वास्तविक स्थिति में जो सिक्का जहां पर था वो वहीं पर है, लेकिन हमको उठा हुआ प्रतीत, उभरा हुआ प्रतीत होने लगता है, उठा हुआ देखने देने लगता है। तो ये हो गया। अब जैसे मुख्य बातें और भी आ जाती हैं। अब 6 नंबर हम बात करते हैं, देखिए अब इसके बाद कुछ टॉपिक और बच जाते हैं, वो ये है कि आयताकार स्लैब। आयताकार स्लैब अगर आप लोग देखें तो ठीक है, नहीं तो हम बता रहे हैं कि आयताकार स्लैब से प्रकाश का अपवर्तन। आयताकार स्लैब क्या है देखिए जरा, तो आयताकार स्लैब क्या है, तो आयताकार स्लैब मतलब एक आयत के आकार में कोई एक कांच ले लीजिए, इस कांच को आयत के आकार में एक कांच ले लीजिए। अब चूंकि हमें पता है कि यह कांच है, यह क्या है, यह कांच है, यह हमको बहुत अच्छे पता है, अंदर का माध्यम है कांच, जिसको हम कह सकते हैं यह एक प्रकार का सघन माध्यम है, और बाहर का माध्यम है विरल। बाहर का माध्यम है विरल जहां पर वायु है, और उसी तरीके से नीचे का माध्यम भी है वायु, जिसको हम कह सकते हैं यह एक विरल माध्यम है। बार बार कह रहे हैं विरलता और सघनता प्रकाशिक चाल के आधार पर डिपेंड करता है कि जिसमें ज्यादा प्रकाश की चाल होगी उस वह सघन नहीं बल्कि विरल होगा, और जिसमें प्रकाश की चाल कम होगी वह सघन माध्यम होगा। अब देखिए जैसे हम इसको एक अभिलंब मान लेते हैं, इसको एक अभिलंब मान लेते हैं और यहाँ पर प्रकाश की किरण को आपतित करते हैं। अब चूंकि देखिए ये आपतित किरण है और माध्यम विरल है, तो विरल माध्यम से जब सघन माध्यम प्रकाश प्रवेश करता है, ये सीधा न जाकर के अपने मार्ग से हट जाएगा। हटने का मतलब ये सीधा जाकर के अभिलंब को झुक जाएगा, यानी ये यन है, ये आपतित किरण यानी इंड्यूस्ड रे है, ठीक है, ये इंड्यूस्ड रे है और यह अभिलंब को झुक जाएगा। अब मान लेते हैं अभिलंब को झुक जाएगा, यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया। अब दोबारा की स्थिति में देखा क्या है, यही कांच के अंदर जब प्रकाश की किरण झुकी हुई प्रतीत होती है, यही जब पुनः बाहर निकलने वाली होती है, तो देखिए अब यहाँ पर फिर से एक आप नॉर्मल मान लीजिए, यह पुनः एक नॉर्मल हो गया। अब जब नॉर्मल मानेंगे, अब देखिए इसको आपतित किरण मान लिया जाए, इस पॉइंट पे जब आपतित किरण मान लेंगे तो अब क्या होगा कि इसको सीधा जाने के बजाय सीधा नहीं जाएगी, यह होगा क्या, अभिलंब से दूर जाएगी। अब देखिए यहाँ पर जिस स्थिति से प्रकाश की किरण आई थी उसी स्थिति से यहाँ से निकल गई है, तो इससे भी स्पष्ट होता है कि प्रकाश का अपवर्तन इस दशाओं में निश्चित होता है। अब देखिए अब यहां तक हो गया प्रकाश के अपवर्तन के जो व्यवहारिक उदाहरण थे, तो प्रकाश के अपवर्तन के व्यवहारिक उदाहरण जो थे वो आप लोगों ने समझ लिया। अब देखते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन के बाद अपवर्तनांक क्या होता है। बहुत ही मुख्य पॉइंट है यह अपवर्तनांक, जो कि हर जगह पूछा जाता है, हर जगह आपको आवश्यकता होगी इस चीज की, यानी अपवर्तनांक क्या है। तो अपवर्तनांक क्या है इसको समझने के लिए हम लोग देखते हैं, यानी अंग्रेजी जाइएगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाता है इसकी अंग्रेजी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अगर बात करेंगे अपवर्तनांक क्या है, तो अपवर्तनांक क्या होता है देखिए ध्यान से। अपवर्तनांक का पहला मतलब ये है, जैसे मैंने आपको बताया था स्नेल के नियम में, यानी n इक्वल टू साइन आई बटा साइन आर था, यानी क्या था स्नेल का नियम। तो साइन आई बटा साइन आर था, इसे हम एक अपवर्तनांक कहते थे, या एक अनुपात होता था जिसे हम लोग n को अपवर्तनांक के रूप में दर्शाते थे। तो अपवर्तनांक क्या है, तो अपवर्तनांक का मतलब यही होता है कि यह किसी दो माध्यमों में, यह किन्हीं दो माध्यमों में प्रकाश की चाल को दर्शाता है, यह किन्हीं दो माध्यमों में प्रकाश की चाल को दर्शाता है कि किस माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी है, यही अपवर्तनांक कहलाएगा। यह हम कह सकते हैं अपवर्तनांक एक बहुत ही प्रमुख भौतिक राशि है। अपवर्तनांक एक बहुत ही प्रमुख भौतिक राशि है जो कि हमें यह बताता है कि विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल क्या होती है, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल क्या होती है, यह हमें अपवर्तनांक से ही समझ में आता है, यह अपवर्तनांक पर ही निर्भर करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि साइन आई बटा साइन आर से अगर देखा जाए तो अपवर्तनांक मान लेते हैं एक माध्यम है, माध्यम फर्स्ट है कोई और है दूसरा माध्यम है माध्यम सेकंड। दो प्रकार के माध्यम है, एक है फर्स्ट माध्यम और दूसरा है सेकंड माध्यम। तो फर्स्ट माध्यम और सेकंड माध्यम का जो अपवर्तनांक होगा उसे हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, यानी 1n2 लिखेंगे,
या आप कह सकते हैं n2 अपान n1 कह सकते हैं। अब यहाँ n2 अपान n1 का मतलब ये है कि n2 जो है ये बता रहा है कि दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल क्या है, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, और जो n1 है ये यह बताता है कि प्रथम माध्यम में प्रकाश की चाल, यानी दोनों माध्यमों में प्रकाश की चाल के अनुपात को ही अपवर्तनांक कहते हैं। आप इससे भी समझ सकते हैं। अब यह बात आती है कि अपवर्तनांक तो आप लोग समझ गए। अपवर्तनांक मुख्यतः यहाँ पर दो प्रकार का होता है भैया, एक होता है सापेक्ष अपवर्तनांक और दूसरा होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो सापेक्ष अपवर्तनांक किसे कहेंगे और निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहेंगे, यह समझने के लिए सबसे पहले हम सापेक्ष अपवर्तनांक कहेंगे। सापेक्ष अपवर्तनांक का मतलब है, जैसे हम यहीं पर ले लेते हैं तो 1 के सापेक्ष 2 का अपवर्तनांक, ध्यान रखिएगा, माध्यम 1 के सापेक्ष 2 का अपवर्तनांक अगर निकालना होगा तो 1n2 निकाला जाएगा। 1 के सापेक्ष दूसरे का अगर अपवर्तनांक निकालना है तो क्या निकाला जाएगा, 1 के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक निकालना है तो यहाँ पर निकाला जाएगा 1n2। तो 1n2 यानी n अपवर्तनांक को दर्शाता है, n2 अपान n1 हो जाएगा। ये रहता है पूरा का पूरा सापेक्ष अपवर्तनांक। इसलिए सापेक्ष अपवर्तनांक को अगर परिभाषित करेंगे तो हो जाएगा कि माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक, इसे हम लोग सापेक्ष अपवर्तनांक कहेंगे। जबकि जो निरपेक्ष अपवर्तनांक है वह यह दर्शाता है कि अपवर्तनांक यानी जो अपवर्तन की घटना होती है, अपवर्तन की घटना में किसी एक माध्यम का विरल होना निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। या आप दूसरी भाषा में समझ सकते हैं कि n बराबर c अपान v, n बराबर c अपान v का मतलब क्या हो जाता है, यही है निरपेक्ष अपवर्तनांक। n बराबर c अपान v का मतलब यही है कि जिस तरीके से हमने जाना कि n बराबर sin i बटे sin r था, n बराबर sin i बटे sin r था, ये स्नेल का नियम था, ठीक उसी प्रकार से n बराबर c अपान v होता है, जिसे हम निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। या कह सकते हैं कि c अपान v के अनुपात को, c का मतलब होता है निर्वात में प्रकाश की चाल, c का मतलब है निर्वात में प्रकाश की चाल, जबकि v का मतलब होता है किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल हो जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी एक विशेष माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहा जाता है, जिसे हम लोग डिनोट करते हैं भैया, जिसे डिनोट करते हैं n बराबर c अपान v। c होता है निर्वात में प्रकाश की चाल और v होता है किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, और n जो है यह निरपेक्ष अपवर्तनांक को दर्शाता है। यह निरपेक्ष अपवर्तनांक को दर्शाता है कि कब निरपेक्ष अपवर्तनांक होगा और कब सापेक्ष अपवर्तनांक होगा। ये सारी चीजें डिपेंड करते हैं किस पर, कि माध्यम कैसा है और माध्यम कहाँ का है। क्लियर है अपवर्तनांक की कुछ खास बातें, लेकिन हम आप लोगों को बताएंगे कि कुछ महत्वपूर्ण पदार्थों के अपवर्तनांक क्या होते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण पदार्थों के अपवर्तनांक क्या क्या होते हैं, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम जानते हैं। जैसे हमने कह दिया कि कुछ महत्वपूर्ण अपवर्तनांक, जैसे आपको पता है पानी का अपवर्तनांक, तो जल का अपवर्तनांक है, तो सबसे पहले हम लेते हैं जल का अपवर्तनांक। तो जल का अपवर्तनांक तो 1.33 होता है, और दूसरी कंडीशन पर वायु का अपवर्तनांक देखेंगे तो वायु का 1.0003 होता है। ये जो 0003 है या 1.33 है, या आपको बता दें कि जो बर्फ का है, यानी बर्फ का जो अपवर्तनांक है वो ये 1.21 है। ध्यान दीजिएगा, बर्फ का है 1.21, या सॉरी इसको ये कह सकते हैं 1.31 है, बर्फ का अपवर्तनांक 1.31 है। और देखिए नेक्स्ट कंडीशन पे आता है हीरा, जिसको हम लोग डायमंड कहते हैं। हीरे का अपवर्तनांक होता है 2.42। ध्यान रखिएगा, हीरे का अपवर्तनांक है 2.42। इसके बाद आता है केरोसिन आयल। केरोसिन आयल का अपवर्तनांक होता है, केरोसिन आयल का अपवर्तनांक, केरोसिन तेल का अपवर्तनांक होता है 1.41 होता है किसका, केरोसिन ऑयल का। और इसके बाद आ जाते हैं तारपीन के तेल का। तारपीन तेल अभी हम आपको समझाते हैं। तारपीन तेल इसका होता है 1.47।
इसका होता है केरोसिन ऑयल का होता है 1.44। अब देखिए इतने हमने आपको बता दिए हैं कि कितने प्रकार के अपवर्तनांक होते हैं टोटल मिला करके। तो अपवर्तनांक में अब ध्यान देना, यहीं पर नोट पॉइंट कर लेना भैया। नोट पॉइंट करने के लिए सबसे जरूरी यह चीज है कि कहां पर किसका अपवर्तनांक कम होता है। जब सापेक्ष और निरपेक्ष अपवर्तनांक की बात करी जाती है तब हम निकाल सकते हैं कि किस माध्यम में किसकी चाल सर्वाधिक है या कम है। जैसे अब आप देख पा रहे हैं 1.33 है जल का अपवर्तनांक, 1.0003 है वायु का अपवर्तनांक, 1.31 है बर्फ का अपवर्तनांक, 2.42 है किसका अपवर्तनांक हीरे का, 1.44 अपवर्तनांक है किसका केरोसिन तेल का, और 1.47 अपवर्तनांक है तारपीन तेल का। क्योंकि तारपीन तेल आप सभी लोग जानते हैं कि पेंट करते समय, घर की पेंट करते समय, घर हो या खटिया हो या चारपाई हो या तखत हो या साइकिल हो, गाड़ी हो, सब चीजों का जब पेंट किया जाता है उसमें एक पेंट के अतिरिक्त भी एक लिक्विड डाला जाता है। वही लिक्विड है तारपीन का तेल, वही लिक्विड है तारपीन का तेल, ध्यान रखिएगा, वही लिक्विड है तारपीन का तेल जिसका उपयोग हम लोग पेंट करने में करते हैं। तो जबकि सोचिएगा कि तारपीन के तेल का जो अपवर्तनांक हुआ है 1.47, केरोसिन जिसको घासलेट मिट्टी का तेल कहते हैं, अब तो कम पहले बहुत ज्यादा दिखाई देता था, क्योंकि अब सरकार ने इसको देना बंद कर दिया है। गैस चूल्हा सरकार फ्री में बांट रही है, गैस सिलेंडर, इसलिए क्या नाम है केरोसिन तेल को बंद कर दिया गया। नहीं तो पहले क्या होता था ना, गाँव में कोटा पे जाने थे, जो कोटा होता, कोटे के राशन की दुकान होती, सरकारी राशन की दुकान होती थी, वो सरकारी राशन की दुकान पर जाते थे तो बढ़िया से डब्बा लगाते थे लाइन में, बड़ा बड़ा डब्बा, किसी 5 लीटर का है, किसी कितना लीटर का है, तो गैलन को लगाया जाता था, लाइन में लगा देते 100 200 लाइन में 200 लोगों के लाइन लगा देते थे। तो पता लगा कौन आदमी सुबह का लगा के जाता था, शाम हो जाती थी उसको केरोसिन का तेल लेने में 1 लीटर या 2 लीटर मिलता था, उसमें लोग चूल्हा जलाते थे। लेकिन अब तो सरकार की अच्छाइयाँ हैं, इन्होंने भैया उज्ज्वला योजना के तहत पूरे गांव में डोर टू डोर कह सकते हैं, घर टू घर, हर व्यक्ति के घर में सिलेंडर गैस उपलब्ध करा दिया है सरकार ने। ठीक है फिलहाल तो केरोसिन ऑयल जो है 1.44 अपवर्तनांक है, सर्वाधिक अपवर्तनांक है 2.42 हीरा है, डायमंड है भैया। तो डायमंड का अपवर्तनांक सर्वाधिक है, सबसे कम अपवर्तनांक है वायु का। एक चीज निकल करके आती है कि जिस पदार्थ का अपवर्तनांक ज्यादा होगा, जिस पदार्थ का अपवर्तनांक ज्यादा होगा उस पदार्थ में प्रकाश की चाल कम होती है। ध्यान रखिएगा, पदार्थ का अगर अपवर्तनांक ज्यादा है, अपवर्तनांक ज्यादा है तो उसमें प्रकाश की चाल कम होगी। प्रकाश की चाल कम होती है कि चाल कम होगी। जैसे आपसे बिल्कुल कह दे कि जल में, वायु में, बर्फ में और हीरा में, इन चारों चीजों में सबसे अधिक प्रकाश की चाल किसमें होगी, तो बिना किसी से पूछे वायु में टिक मार दीजिए, यही सही जवाब हो जाएगा। तो ये रहा, इतनी सारी चीजें हो गई। अब ध्यान दीजिएगा, जितना ज्यादा आप लोगों ने देखा, समझ में आ गया होगा कि जल, वायु, बर्फ, हीरा, केरोसिन तेल, तारपीन तेल, बर्फ में और हीरे में सबसे कम होता है प्रकाश की चाल। इसी कारण से प्रकाश की चाल कम होने के कारण जैसे बाहरी प्रकाश इस हीरे में प्रवेश करता है, जब बाहरी प्रकाश हीरे में प्रवेश करता है तो होता क्या है कि उसी के अंदर प्रकाश की किरणें अविलंब की ओर न जा करके झुक जाएंगी, और जब झुक जाते तो होता क्या, उसमें कई सरफेस बने होते हैं, तो वहां से झुका यहाँ पर, यहाँ से झुका वहां पर, वहां झुका वहां पर, ऐसे चारों ओर उसका परावर्तन होता है एक दूसरे पॉइंट में। तो यहाँ तक देखिए आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब हम आप लोगों को पढ़ाएंगे कि क्रांति कोण क्या है। अभी तक आप लोगों ने समझा कि अपवर्तनांक क्या है, अपवर्तन क्या है, अपवर्तन किस घटना पर आधारित होता है, ये सारी टॉपिक को हम लोग बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। अब जो हम टॉपिक पढ़ाएंगे वो है क्रांति कोण यानी क्रिटिकल एंगल। तो क्रांति कोण यानी क्रिटिकल एंगल किसे कहते हैं, इसको समझने के लिए बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। देखिए हमने 2 माध्यम बना दिया है, एक सघन माध्यम है, दूसरा है विरल माध्यम। सघन माध्यम है, दूसरा है विरल माध्यम। और सघन माध्यम से जब कोई प्रकाश की किरण आपतन बिंदु पर, जब कोई प्रकाश की किरण आपतन बिंदु पर गिराई जाती है या आपतन बिंदु पर आती है, तो जब विरल माध्यम में आती है, तो मैंने बताया था प्रकाश के अपवर्तन के ही नियम में, प्रकाश के अपवर्तन की ही परिभाषा में बताया था कि सघन से विरल में जाने पर प्रकाश की जो किरण होती है वह सीधा न जाकर के, यानी अपने सीधे रास्ते पर न जाकर के वह कैसे चली जाती है, वो बिल्कुल अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो यही घटना अपवर्तन कहलाती है।
तो विचलित होने के पश्चात देख रहे हैं वो सीधा निकल रही है। तो हम देखते क्या है कि प्रकाश के अपवर्तन में ये जो आपतित किरण है, यानी जो आपतित किरण है, आपतित किरण है, और दूसरा इसे हम लोग कहेंगे अपवर्तित किरण। तो आपतित किरण और अपवर्तित किरण को हम लोगों ने देखा। तो आपतित किरण और अपवर्तित किरण, तो देख पा रहे हैं कि जो अपवर्तित किरण है और जो अभिलंब है, इन दोनों के बीच का जो कोण होता है उसे हम लोग अपवर्तन कोण कहते हैं। आपतित किरण और जो अभिलंब है, इन दोनों के बीच बना कोण को हम लोग अपवर्तन कोण कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से अभिलंब और आपतित किरण, यानी अभिलंब और आपतित किरण के मध्य का जो बना कोण होता है उसे तो आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं, जिसे हम लोग आई से दर्शाते हैं। और अभिलंब और अपवर्तित किरण के मध्य बनने वाले कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं, जिसे हम लोग आर से दर्शाते हैं। तो जरा गौर करिएगा कि आपतन कोण और अपवर्तन कोण, आपतन कोण और अपवर्तन कोण में ऐसी क्या स्थिति है कि जिसे हम लोग क्रांति कोण कहेंगे। तो बहुत ही आसान है कि जब आपतन कोण का मान, ध्यान रखिएगा कि आपतन कोण का जो मान है ये हमेशा अपवर्तन कोण के मान से कम होता है। यानी आपतन कोण आप लिख सकते हैं कि आपतन कोण कम होता है किससे? अपवर्तन कोण से। तो आपतन कोण होता है कम अपवर्तन कोण से, यानी एंगल आई लेस देन, एंगल आई इज लेस देन एंगल आर। ऐसा किया जा सकता है कि आपतन कोण छोटा होता है अपवर्तन कोण से, यानी आई छोटा है किससे? आर से। अतः हम कह सकते हैं कि जब एक ऐसी स्थिति आए कि हम इस प्रकाश की किरण को थोड़ा सा और इधर लेकर के जब इस आपतन बिंदु पर डालेंगे तो यह अभिलंब से और दूर हटेगी, यानी अपवर्तित किरण अभिलंब से और दूर हटेगी। और यह आप ये जो आपतित किरण है इसको और इधर लेकर के आएंगे तो यहाँ जाकर के एक स्थिति ऐसी आएगी, विशेष स्थिति बनेगी, एक विशेष स्थिति बनेगी कि यह अपवर्तित किरण जो है वह सीधा उसी माध्यम में जो मीडिएटर है, सॉरी जो डिवाइडर है उसके समकक्ष होती चली जाएगी। अर्थात यह अभिलंब से 90 अंश कोण बनाने लगेगी, यह अभिलंब से 90 अंश कोण बनाने लगेगी। यानी हम कह सकते हैं कि आप सघन माध्यम में, इस माध्यम में सघन माध्यम में वह आपतन कोण जिसके संगत अपवर्तन कोण का मान 90 अंश होता है वही क्रांति कोण कहलाता है। आपतन कोण का वह मान जब उसी का संगत, संगत का मतलब होता है उसी के द्वारा बनने वाला अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाए तो वह क्रांति कोण कहलाता है। अब चूंकि इस आपतित किरण को जितना हम इधर से डालेंगे उतना ही उधर अपवर्तन कोण यानी अपवर्तित किरण दूर जाएगी। किससे दूर जाएगी? अभिलंब से दूर जाएगी। तो होगा क्या कि एक विशेष स्थिति आएगी, उस विशेष स्थिति में अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाएगा। अतः हम कहेंगे यहाँ पर कि क्रांति कोण किसे कहेंगे? तो क्रांति कोण कहते हैं आप तो वह आपतन कोण जब उसके संगत अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है तो उसे हम लोग आपतन कोण कहते हैं, यानी उसे हम लोग क्रांति कोण कहते हैं। अब देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि आपतन कोण और अपवर्तन कोण में बड़ा कौन है? तो मैंने बता दिया बड़ा होता है अपवर्तन कोण। इसलिए अब देखते हैं मुख्य पॉइंट क्या आता है कि अपवर्तनांक एवं क्रांतिक कोण में क्या संबंध होता है? क्रांतिक कोण में संबंध, अपवर्तनांक एवं क्रांतिक कोण में संबंध क्या है? सबसे पहले देखिए तो अपवर्तनांक एवं क्रांतिक कोण में संबंध यही है कि हम लेते हैं सबसे पहले स्नेल के नियम को, स्नेल का नियम। फिलहाल वीडियो थोड़ा सा लंबी आ रही है इसलिए इस क्रांतिक कोण को आप लोगों को अगले वीडियो में बताएंगे। उम्मीद करते हैं कि इसके पहले जितनी भी टॉपिक आप लोगों को पढ़ाई गई है ये बिल्कुल समझ में आई होगी। अगर किसी भी प्रकार की समस्याएं हैं यानी किसी भी प्रकार की आप लोगों को दिक्कतें आती हैं तो उसके लिए आप लोग जरूर हमें बताएं, हम आप लोगों को वो समस्या जरूर सॉल्व करेंगे। आई होप ये आपको वीडियो जरूर समझ में आया होगा। जो भी प्रॉब्लम आती है उसको आप लोग जरूर बताएं। वीडियो को कोशिश करके लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।